नमस्कार दोस्तों, अवेयर इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम सिंह और आज मैं बिहार में हाल फिलहाल में संपन्न हुए पहले चरण की जातिगत जनगणना के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा, जिससे आप रूबरू भी होंगे। जो जातिगत जनगणना पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना विचार दिया। मित्रों, हम इस जातिगत जनगणना के फायदे, नुकसान और विभिन्न पहलुओं को काफ़ी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव के दौरान जाति एक अहम मुद्दा भी होता है, तो एक जागरूक नागरिक के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि इस जनगणना के विभिन्न पहलुओं को काफ़ी बारीकी से समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लें कि जनगणना क्या है, यह कब शुरू हुई और जनगणना करने का क्या कारण है। फिर हम जातिगत जनगणना को समझेंगे। Nitish Kumar's government has begun the process for a caste census in the state. बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। वही बिहार में जातिगत गणना बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू हो रही है। ऑल पार्टी मीट ऑन कास्ट सेंसस इन 500 करोड़ के खर्च से इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। तो मित्रों, जनगणना सबसे पहले भारत में 1830 में हेनरी वॉल्टर के द्वारा किया गया, जिन्हें जनगणना के पिता के भी नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1836-37 में दूसरी जनगणना की गई, परंतु 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मायो के समय काल में जो जनगणना हुआ, उसे हम भारत की पहली जनगणना के नाम से जानते हैं, क्योंकि पहली बार पूरे देश की गणना की गई थी। इसके बाद नियमित रूप से हर 10 वर्ष में जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय काल में हुआ। और जनगणना मित्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जनों का गणना करना ही जनगणना है, जिसके तहत एक निश्चित समय अंतराल यानी कि हर 10 वर्ष पर किसी भी देश में एक निर्धारित सीमा में रह रहे लोगों को संख्या, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका अध्ययन किया जाता है। तो आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1951 में किया गया था, तथा आज़ादी के बाद 1951 से लेकर अब तक 2011 तक 15 बार जनगणना किया जा चुका है। तो मित्रों, यह तो बात हुई जनगणना की। अब हम जातिगत जनगणना को समझेंगे कि आखिर जातिगत जनगणना क्या है, इसके फायदे और नुकसान को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि जातिगत जनगणना में जातियों की गणना की जाती है कि कौन लोग किस जाति से आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम जातिगत जनगणना के इतिहास को समझते हैं। तो पहली बार जातिगत जनगणना भी आम जनगणना में शामिल था, जिसे हेनरी वॉल्टर के द्वारा ही 1830 में किया गया था, तथा अंतिम बार 1931 में जातिगत जनगणना ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया गया, जिसके आधार पर यह तय हो पाया कि ओबीसी, एससी, एसटी या अदर समुदाय की जनसंख्या में कितनी भागीदारी है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस प्रक्रिया को 1941 में बंद कर दिया। आज़ादी के बाद 1953 में पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन काका साहब कालेलकर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें आयोग ने जाति का आंकड़ा मौजूद न होने की वजह से वास्तविक लाभार्थी की समस्या को उजागर किया था। इसके बाद 1979 में मंडल आयोग को नियुक्त किया गया और अंततः 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, जिसके आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन को लाया गया था। तथा 2011 में विभिन्न राजनीतिक दलों की मांग पर यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, जिसे हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम से भी जानते हैं, करवाई, परंतु सरकार द्वारा इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। तो 1931 के जनगणना के आधार पर ही यह तय किया गया कि ओबीसी कैटेगरी की भागीदारी जनसंख्या में 52% की है। हालांकि दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना सामान्य जनगणना के दौरान की जाती है, जिसका आंकड़ा केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित भी किया जाता है, ताकि सही मायने में एससी और एसटी समुदाय के लोगों के बारे में पता चल सके और उन्हें सरकार के विभिन्न स्कीमों का लाभ भी मिल सके। तो मित्रों, बात दरअसल 2011 से ही शुरू हो जाती है, जब समय समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की मांग केंद्र सरकार से की जाती आ रही है। चूंकि केंद्र सरकार कह चुकी है कि 2021 की जनगणना, जिसका समय काल कोरोना की वजह से बढ़ चुका है, में जातियों की गणना नहीं की जाएगी, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार हमेशा से जातिगत गणना के पक्ष में रही है। मित्रों, इस तरह की जाति की गणना कर्नाटक सरकार ने अपने खर्च पर करवाई थी। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2014-15 में जाति आधारित जनगणना का फैसला किया,
जब इसे असंवैधानिक बताया गया तो इस जातिगत जनगणना का नाम बदलकर सामाजिक और आर्थिक सर्वे कर दिया गया। जनगणना फॉर्म में ही जाति के कॉलम को जोड़ दिया गया था। मित्रों, इस जातिगत जनगणना पर 150 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2017 के अंत में कंठराज समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी। अब सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे के नाम पर शुरू हुई जातिगत जनगणना की कवायद विवादों में घिर गई। अपने समुदाय को ओबीसी या SC/ST में शामिल कराने के लिए जोर दे रहे लोगों के लिए यह सर्वे बड़ा मौका बन गया। अधिकतर ने उपजाति का नाम जाति के कॉलम में दर्ज करवाए। इसका नतीजा मित्रों यह हुआ कि कर्नाटक में अचानक 192 से अधिक जातियां सामने आ गई। लगभग 80 नई जातियां तो ऐसी थी जिनकी संख्या 10 से भी कम थी। एक तरफ ओबीसी की संख्या में भारी वृद्धि हो गई तो दूसरी तरफ लिंगायत जैसे प्रमुख समुदाय के लोगों की संख्या घट गई। नतीजन सिद्धारमैया ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। हालांकि मित्रों, इस गणना की प्रांतीय राजनेताओं को अपने जिले का जातिगत समीकरण समझने के लिए बाजार में मिलता रहा। और तो और जनगणना कराने वाले सिद्धारमैया सरकार ने भी इस जनगणना को स्वीकार नहीं किया। मित्रों, इसी तरह का जातिगत गणना बिहार में भी शुरू हो चुका है, जिसकी पहली चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चली, जिसमें घरों की गिनती की गई तथा दूसरे चरण में लोगों की जाति की गिनती 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की जानी है, जिसमें 26 प्रकार की जानकारियां लोगों से ली जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले लोगों के नाम भी दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद 15 दिनों तक मकान पर संख्यांकित करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान भी रखा है। तो दोस्तों, चूंकि जातिगत गणना काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका था, तो जातिगत गणना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दर्ज की गई, जिसमें यह कहा गया कि जातिगत गणना करने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ये फैसला राज्य सरकार नहीं ले सकती है। वकील का ये भी कहना था कि इससे पहले भी इस तरह का सर्वे हो चुका है, लेकिन उस सर्वे का पालन नहीं हुआ। तो जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि मित्रों, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस बात की छूट दी कि अगर वे चाहें तो हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करा सकते हैं। अब इतने तमाम मुद्दों के बाद दोस्तों, हम जाति गणना के फायदे और नुकसान को समझते हैं। सबसे पहले जातिगत गणने के फायदे क्या हैं? मित्रों, सबसे पहला फायदा यह देखा जा सकता है कि जैसा पहले राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी बताया था कि जाति का आंकड़ा उपलब्ध न होने की वजह से वास्तविक लाभार्थियों को सरकार की नीतियों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जाति का आंकड़ा जरूरी हो जाता है किसी भी सामाजिक आर्थिक प्रोग्राम को लागू करने के लिए, जिसके लिए जातिगत गणना करना फायदेमंद साबित भी हो सकता है। वहीं जाति जनगणना से ओबीसी समुदाय की जनसंख्या संबंधी आंकड़े जैसे कि लिंग अनुपात, मृत्यु दर, जन्म दर भी पता चलेगा, जिससे पुनः सरकार को नीति बनाने में यह सहायता प्रदान कर सकती है। वहीं दोस्तों, जाति जनगणना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि ओबीसी समुदाय के अंदर ही सही मायने में उचित लोगों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। मित्रों, जातिगत गणना के फायदे के बाद हम जातिगत गणना के नुकसान को देखते हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां इतनी जातिगत राजनीति होती है, तो यह तो साफ साफ देखा जा सकता है दोस्तों कि विभिन्न राजनीतिक दल इस जाति संबंधी आंकड़ा का गलत उपयोग चुनाव के दौरान कर सकते हैं, जिससे समाज में अराजकता फैलने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, इस जनगणना के बाद यह संभव है कि रिजर्वेशन की मांग में और तेजी देखी जा सकती है। सरकार मोटा पैसा इस जनगणना पर खर्च करने जा रही है, जो समाज के विकास में भी लगाया जा सकता था। इस तरह से पैसा खर्च करने से बिहार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है, जो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए उचित नहीं है। और अंततः दोस्तों, हमने कर्नाटक को भी देखा। कर्नाटक जैसी स्थिति भी हो सकती है जहां जाति आधारित जनगणना सफल नहीं हो सका था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जातिगत जनगणना के इतिहास को समझा तथा जातिगत गणना से होने वाले फायदे और नुकसान को भी देखा। बिहार में जातिगत गणना के कितने फायदे और कितने नुकसान हो सकते हैं, आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में हमारे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमें मित्रों मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद।